Students, how are you? I hope you all are doing very well. So today I, Ratna Tiwari, going to present a new chapter, that is Public Nutrition and Health, from Unit 2nd, Nutrition, Food Science and Technology. My previous video was about its first chapter of Unit 2nd, that is Clinical Nutrition and Dietetics. So now I am going to explain about your chapter 3rd of Home Science book, that is Public Nutrition and Health, Jan Poshan तथा स्वास्थ्य. I divide this video into two parts. So today I am going to explain about its first part. इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है. तो आज फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पर आप सबको फर्स्ट पार्ट को बताऊंगी जन पोषण तथा स्वास्थ्य के बारे में. So first, before starting the chapter, we have to know about its learning objective. So its learning objective are: understand the significance of public nutrition, have knowledge about the nutritional problems of public health significance, understand the factors that are linked to nutritional problem, describe strategies that can be used to tackle nutritional problem, be acquainted with the programs that are in operation to tackle important nutritional problems. तो इसके उद्देश्य को हम समझते हैं इस चैप्टर के. इसका उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जन पोषण के महत्व को समझ पाएंगे, जन स्वास्थ्य का महत्व की पोषण समस्याओं का ज्ञान, उन कारकों को भी जान सकेंगे जिनका संबंध पोषण की समस्याओं से है, और महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे. इस पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इट्स सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, क्वाशरकर एंड मैरास्मस. तो इस पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, हम पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की परिभाषा को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, उसके मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में समझेंगे, और इंडिया में यानी कि भारतवर्ष में कौन कौन सी पोषण संबंधी समस्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे. प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होने वाली बीमारी क्वाशरकर और मैरास्मस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्ट टू दिस चैप्टर, जस्ट रिकैप व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रिशन. So what is your previous knowledge? In 11th class, you must be study about basic concept of nutrition, the process of providing or obtaining the food necessary for the health and growth. Importance of good nutrition. Good nutrition is an important part of leading a healthy lifestyle. Nutrients, a substance that provide nourishment essential for the maintenance of life and for growth. Health, the state of being free from illness or injury. तो 11th में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो आप एक बार रिकैप करिए. हमने उसमें पोषण के बारे में पढ़ा था. भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग किसी कार्य में लगाना. अच्छे पोषण का महत्व. स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छा पोषण बहुत महत्वपूर्ण है. पोषक तत्व एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं एवं शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और
बीमारी से मुक्त होने की दशा को स्वास्थ्य कहते हैं। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस के बारे में, शारीरिक स्वस्थता के बारे में और जन कल्याण के बारे में, अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प पोषण और ओवर न्यूट्रिशन यानी कि अधिक पोषण, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था 11th क्लास में। तो एक बार शॉर्ट में उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज डेली रूटीन विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड हैविंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मीट एनी काइंड ऑफ अनफोर्सीन एनर्जी। फिजिकल फिटनेस क्या होती है कि एक व्यक्ति अपने सारे रूटीन के काम को बिना थके करे और उसके साथ साथ अगर कोई अचानक से इमरजेंसी के काम आ जाते हैं उसके पास, तो उसको वो बिना किसी प्रॉब्लम के करने को तैयार हो। वेलनेस ये एक ऐसी अवस्था है शरीर की जिसमें मनुष्य अपनी लाइफ को अर्थपूर्ण ढंग से जीता है और पूरी तरह से आनंदपूर्वक रहता है। अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, किसी भी न्यूट्रिएंट का शरीर में कम होना या फूड का कम होना, खाने का कम होना, जिससे कि शरीर की वृद्धि रुके या उस पर फर्क पड़े और स्वास्थ्य अच्छा ना रहे। ओवर न्यूट्रिशन यानी कि अधिक पोषण, ये भी एक तरीके का कुपोषण की स्थिति है। इसमें न्यूट्रिशन का इनटेक जो है, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं फूड से, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और ये जो अमाउंट होता है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए जितना अमाउंट हमें चाहिए, यानी कि जो हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, RDA है, उससे बहुत ज़्यादा लेते हैं हम। इससे ओवर न्यूट्रिशन की यानी कि अधिक पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सो लेट्स कम ऑन पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फर्स्ट आई हैव टू टेल अबाउट पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। व्हाट इज पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ? जन पोषण तथा स्वास्थ्य क्या है? पब्लिक हेल्थ इज the science of protecting and improving the health of people and their communities. This work is achieved by promoting healthy lifestyles, researching disease and injury prevention, and detecting, preventing, and responding to infectious diseases. The mission in public health nutrition is to prevent both undernutrition and overnutrition and to maintain optimal nutritional status of the population. जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य क्या है? जन स्वास्थ्य पोषण जो है वो अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना और लोगों को अनुकूलतम पोषण को बनाए रखना है। जन स्वास्थ्य पोषण की संकल्पना है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो और सभी के लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए। मीन्स कि समाज में जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित होता है जन पोषण एवं स्वास्थ्य, और ये कार्य अच्छी लाइफस्टाइल यानी जीने के अच्छे तरीके से बढ़ाई जा सकती है। जो बीमारियां आ रही हैं उनसे कैसे बचा जाए, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घाव लग जाता है, उससे कैसे बचाया जाए अपने आप को, और इन्फेक्शियस बीमारी यानी कि संक्रामक रोगों से कैसे बचना है। इसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ है यानी कि जन पोषण एवं स्वास्थ्य है, ये अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण एवं अधिक पोषण को रोकने में सहायक होता है और एक आवश्यक जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है किसी व्यक्ति का, जो अनुकूलतम पोषण स्तर है उसको बनाए रखने में सहायक होता है। What is the significance?
Public health is important due to aiding and prolonging life. Through the prevention of health issues, individuals can spend more of their years in good health. Public health helps to detect health issues as early as possible and responds appropriately to avoid the development of diseases. So here is main point we should be know that what is the need of this specific area, that is public health and nutrition, because malnutrition is the main cause of child death below 5 years. Approximately 50% of deaths of children under 5 years of age is due to the malnutrition. That's why public health and nutrition is very important in nowadays circumstances. हमें पोषण महत्व को समझना है। पब्लिक हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए हम पोषण के इस विशिष्ट पहलू पर ध्यान देना है। जन स्वास्थ्य पोषण अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम में सहायक होता है और ये किसी भी बीमारी को रोकने में सहायक होता है और मनुष्य की के जीवन काल को थोड़ा सा और बढ़ा देता है और बीमारियों से रहित करने में सहायक होता है। इस सब्जेक्ट पर इस पे इतना सरकार की तरफ से या वर्ल्ड में हर जगह पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन पर, जन स्वास्थ्य एवं पोषण पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है, इसको एक बार हम समझते हैं इस तरीके से कि अगर जो स्टैट्स बताते, जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से 50% जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ होती है उसका मेन कारण है माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। एक इंडिया का स्टैट्स को हम ध्यान से देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इन्फेंट बॉर्न इन इंडिया आर लो बर्थ वेट। दे वेट लेस देन 2.5 kg, दिस इज नॉर्मल वेट ऑफ ए बेबी। लो बर्थ वेट may have adverse effect throughout their growing years and may have adverse implications even in adult life. Low birth weight may even lead to child mortality. भारत में बहुत सारे बच्चे, लगभग के जो पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें 1/3 बच्चे कम जन्म भार यानी कि 2.5 किलो से भी कम वजन के होते हैं। ये शिशु इस अक्षमता के साथ साथ अपना जीवन स्टार्ट करते हैं, कम वजन के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं और ये कम वजन इनकी लाइफ के जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं उनमें निरंतर परेशान करता है और कई बार ये उनकी एडल्ट एज तक भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। There is a widespread prevalence of growth retardation among preschoolers from socioeconomically disadvantaged family and almost if the children suffering from mild and moderate undernutrition. तो ऐसे बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवार के हैं वो ऐसे उन परिवार के बच्चों को विद्यालय पूर्व आयु में वृद्धि मंदन यानी कि उनकी जो वृद्धि है वो कम होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है ऐसे बच्चों में जिनका सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो बच्चे कमज़ोर हैं और लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्प पोषण से ग्रसित होते हैं। A large proportion of children and adults suffer from micronutrient deficiencies in varying degree of severity. The micronutrients
of most concern are iron, zinc, vitamin A, iodine, folic acid and vitamin B12. बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में एवं जो एडल्टहुड के यानी प्रौढ़ लोग होते हैं उनमें बड़ी संख्या में कुछ बहुत सारे सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी से वो पीड़ित होते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 हैं। India mostly faces the problem of undernutrition. However, the problem of overnutrition also rise. Reason altered their dietary patterns, less healthy food like processed food, fast food, snacks, western type of foods, just like burger, pizza, biscuit, chocolate, finger fries, etc. Including change in food habits, their lifestyle has also changed. Sedentary lifestyle, relying on faster means of transportation, less walking, and doing less amount of outdoor or physical activity, spending more time in mobiles and computers and televisions. If these problems are not controlled in time, they will affect the physical growth, mental and cognitive development of children, and it may give a negative impact on productivity and quality of life. भारत में सबसे ज़्यादा समस्या अल्प पोषण की है, जबकि इस समय अल्प पोषण के साथ साथ अधिक पोषण भी अपने पैर पसार रहा है। उसका मेन कारण क्या है? मुख्य कारण इसका है कि लोगों के जो खाने के आदतें हैं उसमें परिवर्तन आ गया है। मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोसेस किए हुए फूड को, खाने को खाते हैं। अधिक संसाधित खाद्य पदार्थों को, तले हुए खाद्य पदार्थों को, बहुत सारे अल्पाहार, पाश्चात्य खाद्य पदार्थ जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, बिस्किट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें खाते हैं। और इसके अलावा इंडियन स्वीट्स जो होती हैं, भारत की जो मिठाइयाँ हैं, जो समोसे हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा शक्कर, वसा और नमक होते हैं और पोषक तत्व और रेसे इनकी कमी पाई जाती है। ये सारी चीज़ें तेज़ी से आज के टाइम में हमारे परिवार में खाने का एक अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों ने साबुत खाने को खाना बंद कर दिया है और रिफाइंड फ्लोर्स का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों की रहन सहन का तरीका बदल गया है। लोग बहुत सारे तेज़ी से चलने वाले संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। लोगों की क्रियात्मकता कम हो गई है। बाहर घूमना, टहलना, जितने भी बाहर की एक्टिविटी है, शारीरिक श्रम है, ये कम हो गया है। और उसके साथ साथ वो अक्सर मैक्सिमम टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी, मोबाइल इन पे बिताते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होने का। अगर इन समस्याओं को सही समय पे रोका नहीं गया तो ये शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और ज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव डालेंगे और इसके साथ साथ उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। Thus, India is said to face the double burden of malnutrition, that is coexistence of both undernutrition and overnutrition. Further, although communicable diseases like smallpox have been controlled, newer ones like HIV, AIDS
and old one like tuberculosis, hepatitis, malaria are increasing in prevalence. The ultimate consequences of these communicable diseases are far worse for those who are not optimally nourished, that is, those who are undernourished and those who have lower immunity due to obesity, diabetes, HIV, AIDS. There is a tremendous need for a trained cadre of public health professionals, including public health nutritionists, to address and solve these problems. अतः इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम आसान कह सकते हैं कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। मतलब यहाँ पर अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही बहुतायत पाए जा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियाँ जो संक्रामक बीमारियां हैं, जबकि उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर रोकथाम लगाई गई है, जैसे कि चेचक। इसके अलावा कुछ नई बीमारियां हैं जैसे कि HIV, एड्स और क्षय रोग, हेपेटाइटिस, मलेरिया जैसे पुराने रोग व्यापक रूप से इस समय बढ़ रहे हैं। इन संक्रामक रोगों के अंतिम परिणाम उन लोगों के लिए और भी खराब होते हैं जिनका सही ढंग से पोषण नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो अल्प पोषित हैं, जिनको खाने की समस्या है, जिन्हें खाना मिलने में समस्या हो रही है। और इसके साथ साथ मोटापा भी एक कारण है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि अगर मधुमेह है, HIV, एड्स से पीड़ित लोग हैं, तो ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, जिसकी वजह से इन्हें न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि आहार विशेषज्ञों और सरकार के लिए उपचार, नियंत्रण और रोकथाम के संबंध में एक बड़ी चुनौती खत्म हो जाती है। इसीलिए जन स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षित संगठन, जिसमें जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, इन समस्याओं पर विचार करने और समाधान करने की अत्यधिक ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जन स्वास्थ्य पोषण की मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं। What are the basic concepts of public nutrition and health? Public health nutrition is the field of study that is concerned with promotion of good health through prevention of nutrition related illness, problems in population, and the government policies and programs that are aimed at solving these problems. It differs from other fields of nutrition, for example clinical nutrition and dietetics, because the professionals are required to address problem of community, public especially. It can also be described as the art and science of promoting health and preventing disease, prolonging life through the organized effort action of society. Any professional in the field of public nutrition has to promote good nutrition and or to prevent nutritional problems, for which it is important to identify the problems and its magnitude, understand how and why these problems occur, and then plan strategies and actions to implement them and evaluate their impact. तो जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। जन स्वास्थ्य पोषण का उद्देश्य पोषण संबंधी रोगों या समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों को इन पोषक संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ व्यावसायिक संख्या यानी कि जितने भी लोग होते हैं एक समुदाय में, उनको प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित ढंग से पद्धतियों का उपयोग करती है। और इसके साथ साथ ये जन स्वास्थ्य पोषण दूसरे पोषण से अलग है, जैसे कि
नैदानिक पोषण और आहारिकी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें समुदाय जनता विशेष के रूप में अति संवेदनशील समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिकता की आवश्यकता होती है। जन पोषक ज्ञान का एक विशिष्ट भाग है। कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति होता है जो समाज के संगठित प्रयासों कार्यवाही द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और परिस्थितियों रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को यानी कि आयु को लंबी करना, ये कला और विज्ञान ही जन पोषण है। तो बेसिकली आज के टाइम में एज कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला है, तो आपको इसका महत्व समझ में आ रहा है कि सरकार किस तरीके से जन स्वास्थ्य कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। आप टीवी जब खोलेंगे तो आपको हर बार कैसे हैंड वॉश करना, ये सारी चीज़ें बार बार इसीलिए बताई जाती हैं कि ज़्यादा लोगों में ये बीमारी ना फैले। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और जन स्वास्थ्य से संबंधित है। In any society, nutritional problems are not just linked to food, but there are a variety of interacting factors at various levels that have their roots in poverty, lack of safe drinking water, poor sanitization, and less access to toilets. All these are the problems related to public health. Not only food is just belong to undernutrition or overnutrition. All these problems are also responsible for malnutrition. किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में भोजन ही बहुत सारी पोषण समस्याओं का कारण नहीं है। इनके अलावा और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि गरीबी, अस्वच्छ वातावरण यानी स्वच्छता का ध्यान नहीं हो देना, स्वच्छ पीने की पानी की कमी और उसके साथ साथ टॉयलेट्स की कमी होना। ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी समाज के लिए के स्वास्थ्य पर और उस स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से या टॉयलेट्स नहीं होने की वजह से लोगों में बीमारियां जल्दी होती हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से उनके जो वर्किंग डेज होते हैं, कार्य करने के दिवस होते हैं, वो कम हो जाते हैं और ये किसी भी देश की उत्पादकता पर प्रभाव डाल सकते हैं और डालते हैं। So now we are going to discuss about nutritional problem in India. So what are the main nutritional problems in India? There is mainly two nutritional problems, that is protein energy malnutrition and micronutrients deficiency. In protein energy malnutrition, there's two diseases, kwashiorkor and marasmus. And micronutrient deficiencies, there is iron deficiency anemia, vitamin A deficiency, iodine deficiency disorders. In this part of video, I am going to explain about protein energy and malnutrition. Micronutrient deficiency will be explained in next video. So what is protein energy malnutrition? यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बार मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी। भारत में पाई जाने वाली पोषण संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं? दो तरीके की हैं,
एक तो है प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से दो बीमारियां ज़्यादातर मिलनी हैं, क्वाशरकर और मैरस्मस। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियां हैं, लौह तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया, विटामिन ए की कमी और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में जानेंगे। ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनमें एनर्जी और प्रोटीन यानी कि ऊर्जा और प्रोटीन की कमी होती है। ऐसे बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ऐसी फैमिलीज़ के बच्चे जो लोअर इनकम ग्रुप के होते हैं, स्पेशली स्लम एरिया के, रूरल एरिया के बच्चे होते हैं इसमें। इसके साथ साथ कई बार ये एडल्ट्स में भी पाई जाती है बीमारी। और इसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट से यानी कि वजन, लंबाई, सर और छाती का सरकमफरेंस, छाती का एरिया को मेजर करके इस बीमारी का पता लगाया जाता है। प्रोटीन एनर्जी malnutrition is caused by inadequate food intake, vice versa the requirement, that is insufficient intake of macronutrients, energy and protein. Children are at greatest risk, although protein energy malnutrition can occur in adults, especially the elderly, as well as in some diseases, for example TB, AIDS. It is assessed by evaluating the anthropometric measurement, weight, height, head, chest, circumference. Anthropometric measurement means मानव मितिक माप, भार और ऊंचाई या शरीर के सरकमफरेंस को जानकर किया जा सकता है। क्वाशियरकर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की वजह से दो बीमारियां हमने बताई थी, क्वाशियरकर और मैरस्मस। क्वाशियरकर is a form of severe protein malnutrition characterized by edema and an enlarged liver with fatty infiltrates. Symptoms: fatigue, diarrhea, loss of muscle mass, failure to grow or gain weight, edema of the ankles, feet and belly, damaged immune system which can lead to more frequent and severe infections, irritability, change in skin and hair color and texture. What are the causes? Sufficient calorie intake but with insufficient protein consumption, which distinguishes it from marasmus. Kwashiorkor cases occur in the area of poor food supply. क्वाशियरकर एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटीन की वजह से की कुपोषण के कारण होता है और ऐसे लोगों में ज़्यादा दिखता है जिसके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, स्वेलिंग यानी कि जिसके शरीर में स्वेलिंग बढ़ जाती है। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? सिम्टम्स में आता है थकान रहती है हमेशा, बहुत जल्दी बच्चों में डायरिया होता है। उसके साथ साथ जो मसल्स का भार होता है वो कम हो जाता, मांसपेशियों का भार कम हो जाता है, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना कम हो जाता है, शरीर में, एड़ियों में, पैरों में, पेट में सूजन हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है शरीर का और बालों का कलर चेंज हो जाता है। जो मुख्य कारण है क्वाशियरकर का वो ये है कि शरीर में कैलोरी यानी कि ऊर्जा तो
पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन प्रोटीन की कमी होती है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनके घर में फूड सप्लाई खाने की कमी होती है। अब नेक्स्ट इज मेरास्मस. Marasmus is a form of severe malnutrition characterized by energy deficiency. It can occur in anyone with severe malnutrition but usually occurs in children. Body weight is reduced to less than 62% of normal expected body weight for the age. What are the symptoms? Weight loss, dehydration, chronic diarrhea, stomach sinkage, and cause lack of calorie and energy. सो मेरास्मस एक ऐसा कुपोषण है जो ऊर्जा की कमी को दर्शाता है और ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों को होता है। और जब मेरास्मस होता है तो बच्चों का जो वजन है वो 62% नॉर्मल वजन से कम हो जाता है। इसके सिम्टम्स में वजन कम होना, डिहाइड्रेट यानी निर्जलीकरण हो जाना, डायरिया होना बार बार, और जो स्टमक है वो श्रिंक कर जाता है। इसका मुख्य कारण है कैलोरी और एनर्जी का कम होना शरीर में। सो इस पिक्चर में हम अच्छे से समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस। आप क्वेश्चन में देखिए कि बेली पे स्वेलिंग है और मून फेस हो जाता है, बाल पतले हो जाते हैं। और जबकि मेरास्मस में बाल पतले हो जाएंगे, सीमियन फेसिस हो जाएगा यानी बंदर जैसा मुंह हो जाता है, और शरीर से मांसपेशियों का वजन कम हो जाता है। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ मालन्यूट्रिशन, क्वाशरकर एंड मेरास्मस. So there are some factors which is related to undernutrition. Underlying factors are child characteristics, maternal characteristics, and household characteristics. What are the exposure? That is food intake, breastfeeding / infant feeding practices, micronutrient intake, vitamin A supplementation. These are cause child illness, and their outcome are malnutrition, stunning, underweight, and wasting. So कुपोषण परिणाम है, अक्षमता भी है, कम वजन होना, बौनापन, ये सारे इसकी कारण है। क्यों होता है? एक तो बच्चे की अपनी फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं, माँ की वजह से उसमें कुछ माँ जब वो गर्भ में था तब कुछ कुपोषित हो रह गया उसकी वजह से, या जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे फूड सप्लाई कम है, या सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और रीज़न क्या है इसका? उसके ये अंडरलाइन फैक्टर्स के साथ साथ बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग सही ढंग से नहीं करता है, या जब सप्लीमेंट डाइट स्टार्ट होती है, वीनिंग स्टार्ट होती है, तब सही ढंग से नहीं कराया जाता है। उसके साथ साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिस पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो उसका इनटेक कम हो जाता है। स्पेशली विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन नहीं होता है, जिसके कारण बच्चा बार बार बीमार होता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इन सब का परिणाम निकल के आता है कि बच्चे को कुपोषण हो जाता है, बौनापन हो जाता है, वजन कम हो जाता है और क्षय हो जाता है बच्चे का। तो यहाँ पे हमने 3 टर्म्स ऐसे पढ़े थे जो दैट इज जो थे अंडरवेट अल्प भारी, स्टंटिंग बौनापन, और वेस्टिंग क्षयकारी। सो पहले इसको समझ लेते हैं। अल्प भारी, जब किसी का वजन उसकी उम्र के हिसाब से ना हो, उससे कम हो, तो वो अल्प भारी कहलाएगा। बौनापन, जब उम्र के हिसाब से लंबाई ना हो। और वेस्टिंग, जब बच्चे का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से ना हो। तो अंडरवेट इज व्हेन बॉडी वेट इज लेस देन एडिक्वेट फॉर एज। स्टंटिंग इज शॉर्ट स्टेचर इज said to be present when the height is less than adequate for age, and wasting is when weight is not adequate relative to heights.
So this is all about your first part. So there is a review question for you. What is the public nutrition? Explain the following terms: stunting, low birth weight baby and wasting. जन स्वास्थ्य एवं पोषण से आप क्या समझते हैं? बौनापन, क्षयकारी और अल्प भारी को विस्तृत रूप से लिखिए. So in our next video I will go to discuss about micronutrient deficiency, that is IDA, iron deficiency, anemia, VAD, vitamin A deficiency, IDD, iodine deficiency disorders, strategies and intervention to tackle nutrition problems, scope and role of public nutritionists, and career avenues. So if you like my video, please like, share and subscribe it. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.